अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज की बात में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और ये आज की बात जो है वो हकीकत में जो है आज की ही बात होनी चाहिए। लेकिन बात वो होती है कि पाकिस्तान हमारा वो मुल्क जो कि 70 साल 77 साल 78 साल हो गए और ये जब से कायम हुआ है उस वक्त से जो है वो नाजुक मराहल में ही रहा है हमेशा से। एक 60s की दहाई ले लें आप, अगर फील्ड मार्शल अय्यूब खां का दौर तो उसमें कुछ सनअती तरक्की हुई और आज पाकिस्तान खड़ा हुआ भी उसी बेस पे। उसके बाद जो शोरिश शुरू हुई है 70 की दहाई के बाद से कि वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। और आज की बात में जब हम बात करते हैं तो हम यकीनी तौर पे उसमें सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है वो दहशतगर्दी का होता है। और दहशतगर्दी जिस मुल्क में होती है और दहशतगर्दी जिस मुल्क में होती है उस मुल्क में यकीनी तौर पे जो है सियासत और मईशत दोनों ही मुतासिर होती है। हमारे यहाँ 2018 का इलेक्शन हुआ, 2024 में हुआ, 2013 के इलेक्शन में हुए, खुशकश धमाके हुए। सियासी जमातें उससे जो है मुतासिर हुई और यकीनी तौर पे आज भी जो है वो लोग जो है वो खुदकुश धमाके हो रहे हैं। एक तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद कचहरी पे जो है वो खुदकुश धमाके हुए। बन्नू में जो है कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ। इसके अलावा मर्दान है, बाजोड़ है, इसके अलावा चमन है, कोयटा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर के डेली जो है वो हमारी बहादुर अफवाज जो है वो टारगेटेड जो है वो ऑपरेशन भी कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि जब ये तमाम चीजें होती हैं तो जो आपका बाहर बैठे हुए लोग हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग, आप उन्हें जितनी भी यकीन दहानी करा दें वो आपकी यकीन को जो है वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए उनका कहना यह है कि जब मुल्क की ताजिर या सनतकार मुल्क में जो है वो बहुत ज्यादा तंग है दहशतगर्दी से या हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से, इस नाकिस पॉलिसी का भी बड़ा किरदार है। बहरहाल तो अब बात यह है कि जब ये दोनों चीजें होती हैं, जब वो मुल्क की सनतकार जो है ताजिर जब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो फिर फौरन से कौन आएगा आपके पास? फिर जो आपके हमारे केपी की जो सूरत हाल है, उस केपी की सूरत हाल में सियाहत का जो शोबा है वो तकरीबन खत्म होकर रह गया है। गो के थोड़ा बहुत चलता है लेकिन फिर भी बहरहाल दहशतगर्दी का अंसर वहां मौजूद होता है। अब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो है यकीनी तौर पे एक इंटरनेशनल साजिश है ताकि पाकिस्तान सी पैक के मंसूबों को मुकम्मल ना कर सके या पाकिस्तान मईशी तौर पर जो है मजबूत ना हो सके। अब इसमें किरदार कितना हमारे सियासतदानों का है, हमारे हुक्मरानों का है या हमारे अपने अवाम का है? किसका किरदार सबसे ज्यादा है जिसकी वजह से जो है हम बहुत ज्यादा मुतासिर हैं माशी तौर पे भी? और मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो गोमो को किसी कैफियत है कि हमारे ताजिर सरकार से पूछें कि क्या सूरत हाल, तो वो कहते हैं कि दहशतगर्दी तो अपनी जगह है लेकिन हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसियां हैं, अब वो नाकिस पॉलिसियों जो है उसकी वजह से जो है तमाम की तमाम मुल्क माशी तौर पर कमजोर हो रहा है। लेकिन हुकूमती वज़रा से या हुकूमती एहलकारों से पूछें तो वो सीधा सीधा मुद्दा डाल देते हैं IMF कि जनाब IMF इसका मना कर रहा है, IMF कहता है ये नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ IMF ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की वो यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी का बास है कि उसमें उन्होंने जो भी कहा उसको दोबारा मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सारी बातें, मेरा अपना जाती राय है कि मेरे स्टूडियो में जो मेहमान बैठे हैं या आप जो सुन रहे हैं तो वो सारी बातें बच्चा बच्चा जानता है जो आज IMF ने जो है वो तस्करा किया। तब सवाल है कि हम आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारा एक डिस्कशन होगी इस पे कि जनाब के मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जब और नाकिस पॉलिसी मौजूद हो तो मुल्क माशी तौर पे कैसे तरक्की करेगा और इस दहशतगर्दी और अमन अमान के मसले पे जो है इसका जिम्मेदार कौन है और इसको कैसे हल कर सकते हैं। आज हमारा मौजू यही होगा आज की बात में। और इस गुफ्तगू को करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मेरे प्रोग्राम की जीनत बने हैं उनसे मैं पहले आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब आसिफ सखी साहब। आसिफ सखी साहब जो हैं ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री उर्फा में FPCCI के सीनियर के वाइस प्रेसिडेंट है, नायब सदर है। थैंक यू आसिफ सखी साहब फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सरदार सुहेल साहब। सरदार सुहेल साहब जो है ये रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और ये पहले भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे हैं और आज इनको खास तौर पर हमने बुलाया है कि PMLN की इनकी हुकूमत है तो PMLN की हुकूमत जो है उसकी क्या मजबूरियां हैं, ये क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है वो इस वक्त माशी तौर पर जो तरक्की नहीं कर रहा है। थैंक यू सरदार सुहेल साहब फॉर कमिंग। जनाब हम आगे चलते हैं और मेरे साथ वीडियो कॉल पे जो होंगे ज़ियाउल हक सरहदी साहब होंगे। ज़ियाउल हक सरहदी साहब ये सीनियर नायब सदर हैं पाक अफगान चैम्बर
पा भगवान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो मेरे साथ वीडियो पर मौजूद भी हैं, और ज़ियाउल सरदी साहब को भी जो है मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन मैं सबसे पहले जो है अपने आसिफ सखी साहब की तरफ चलता हूँ, और आसिफ सखी साहब से चूँकि नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, क्या सूरत हाल है सर? एक तरफ तो आप लोग हुकूमतों के डिनर खा रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, उनको हार पहना रहे होते हैं, खुद उनसे शील्ड ले रहे होते हैं, फिर उसके बाद रो रहे होते हैं कि जनाब पॉलिसी सही नहीं है। क्या मसला है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया आज हमें। बेसिकली जो आपका आज का एजेंडा था, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल, ट्रांजिट ट्रेड और दूसरे इशू जो मुल्क की इकोनॉमी, बेसिकली आपका आज का टारगेट है मेरे ख्याल से प्रोग्राम का। देखिए, सियासत और मईशत हमेशा साथ ही साथ चलते हैं। हाँ। क्योंकि अगर सियासत सही होगी तो मईशत खुद ब खुद तरक्की करेगी। मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, इंडस्ट्री तरक्की करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये तो की पॉइंट होते हैं मुल्क में तरक्की के लिए। और इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश यही है कि इकनॉमी के हवाले से मुल्क में जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उन्होंने SIFC भी बनाई, ताकि बिजनेस कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम है वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत हल हों। और कोशिश भी हो रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद नज़र आ रही है। पहले तो हमारी इकनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, जब हुकूमत आई PDM की पहली हुकूमत आई तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, इनकी पॉलिसियों की वजह से फील्ड मार्शल की अपना आसिम मुनीर साहब और प्राइम वफाकी हुकूमत की भी उनको भी क्रेडिट देना है यार। उनका भी क्रेडिट बनता है। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगाए, मेहनत की है, तो इसकी वजह से हम लोग डिफ़ॉल्ट से निकल गए। अब इकनॉमी हमारी स्टेबल हो रही है रोज़ ब रोज़। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 2 साल में हम ग्रोथ की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि अभी एकदम हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमें फॉरेन डेफिसिट का मसला आ जाता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं। उस वजह से हमें सब चीज़ें देखनी होती हैं, उनकी कंडीशनें भी देखनी होती हैं, आवाम की परेशानियां भी देखनी है। IMF से हट के हम कोई फैसला नहीं कर सकते इस वक्त। हालांकि हुकूमत को आवाम की परेशानियों का अंदाज़ा होता है कि क्या क्या परेशानी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली के रेट ज़्यादा हैं, गैस के रेट ज़्यादा हैं। पर इसका मसला वही है कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम में, तो हम इस मसले को हल करने के लिए स्लो चल रहे हैं। हुकूमत कोशिश पूरी हो रही है कि आवाम को बेनिफिट मिले, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो। महंगाई भी देखें ना, कहाँ 34% थी और आज 4.5% पे आ गई है। तो ये इकदाम थे हुकूमत के, नहीं अच्छे इकदाम है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये 20 अरब डॉलर के ज़र मुबादला स्टेट बैंक के एलामिया आता है कि 20 अरब डॉलर आपके पास ज़र मुबादला है। ये कभी 19 होता है, कभी 18 होता है, लेकिन 20 से ऊपर नहीं जाता। उसकी वजह वही है ना कि हमारी, जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तरक्की की तरफ, और जब तेज़ी से तरक्की करने जाते हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो आती है वो नहीं बढ़ेंगी, तो हमारे पास फॉरेन रेमिटेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, पर अभी और बढ़नी है इंशाल्लाह। 3.5% 4% हर महीने का टारगेट है कि अगले 2 साल में ये 50 अरब डॉलर तक जाए, और अपना एक्सपोर्ट भी हम 40-45 अरब डॉलर तक ले जाएंगे, तो फिर हमारे ये मसाइल हल हो जाएंगे। फॉरेन हो जाएंगे, मतलब ये सब ख्वाबों की बात नहीं, ख्वाब नहीं है, हो रहा है। पॉलिसी नहीं है आपके पास? पॉलिसी चल रही है हुकूमत की पॉलिसी। गैस महंगी हो जाती है, उसकी वजह कॉस्ट ऑफ डूइंग आपके पास नहीं है। ताजर कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से जो है हम अपने माल की जो कीमत जो है इंडिया के मुकाबले में, या आपके इंडिया तो अब खैर 50% टैरिफ लग गया, ये बांग्लादेश के मुकाबले में हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते। उसकी वजह वही है ना, हुकूमत को भी अंदाजा है कि बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है। अब उसके लिए सब्सिडी का तो कानून है नहीं इस वक्त, क्योंकि IMF सब्सिडी देनी दे रही ना, तो हुकूमत हल्के हल्के कोशिश कर रही है कि बिजली और गैस के रेट कम हो और हम इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला कर सकें, जिसकी वजह से हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, हमारे टैरिफ हाई होने की वजह से। तो इंशाल्लाह ये, आपके तो टैरिफ कम है 19%, बांग्लादेश के 20% है। नहीं 50%। हमारे टैरिफ से मेरा मुराद है बिजली और गैस के टैरिफ की बात है। चले, मैं जरा सरदार की सवाल साहब की तरह, सरदार साहब बड़े खामोश बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में, आप सिंध में बैठे हैं, ठीक है, सिंध में तो सूबाई हुकूमत है, लेकिन वफाक पॉलिसीज को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना, कि गैस की कीमत, पानी की कीमत, ज़मीन की कीमत या दूसरी चीज़ें। वफाकी हुकूमत की जानिब से हमेशा जो है इस बात का मतलब ये एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि IMF जो है वो हमें मना कर रहा है, लेकिन जब वफाकी हुकूमत को कुछ करना होता है तो फिर वो अब IMF कुछ नहीं कहता उस वक्त। आप क्या कहोगे इस पर? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। थैंक यू। देखिए, सबसे पहला जो आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वफाक की जो पॉलिसी थी, जैसे भाई ने जिक्र किया PDM की हुकूमत, उससे कबल जो तब्दीली आई इस मुल्क के अंदर, जो 3.5 साल का जो मखसूस दौर था, वो हमें 50 साल पीछे धकेल के चली गई।
आप ये देखें कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उस वक्त ये ऐलानात हो रहे थे कि पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफॉल्ट उस कर साढ़े सकता तीन है। साल के अरसे में आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% थी। सर आप उसमें कर्जा कितना लिया गया ये भी तो देखें। जो कर्जा 70 साल में सब पार्टियों ने मिलकर लिया, तमाम हुकूमत ने लिया, वो उन्होंने 3 से 3.5 साल में लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब वो तब्दीली का चूरन नहीं बिका और आपने 7 अरब और डॉलर तहरीक लिए अदम 5 साल एतमाद में। आई, सुने, उसके बाद इन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम में हमें जाना था, यही इनके वजीर खजाना पीटीआई के लोग जी, वो जी। लेटर लिखते रहे, खतूत लिखते रहे, इनके केपीके के मिनिस्टर जी, जो है ना, बिल्कुल सही है। उन्होंने खतूत लिखे कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। बिल्कुल। ये दुश्मनी डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ की गई ना। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत ने, क्योंकि पीएमएलएन की हुकूमत जब भी आई है उसने इस मुल्क को बचाया है, इस मुल्क को तरक्की दी है, बेशक। चाहे वो किसी भी सेंस में मईशत की सतह पर हो, मुल्क की डेवलपमेंट्स की सतह पर हो या सिफाती महाज हो, पीएमएलएन ने हमेशा इस मुल्क को बनाया है। आप देखें 13 से जो 18 का जो दौर था मियां साहब का, उसमें भी उससे कबल ऐसे ही दहशतगर्दी थी, इसी तरह के मामला चल रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ आए उनकी पीएमएलएन की पॉलिसीज ने मुल्क को बचाया, बिल्कुल दहशतगर्दी का भी खात्मा किया। उसके बाद फिर ये उनको हटा दिया, फिर बीच में 3 साल 3.5 साल जो तब्दीली आई, उसके बाद मुल्क दोबारा डिफॉल्ट की तरफ चला गया। तो मियां शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत थी, उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। बिल्कुल सही। आज हम तरक्की की बातें कर रहे हैं, आज हम ये बात कर रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है, तो इसके पीछे दिन रात की वो मेहनत है, वो वज़ीर आज़म और उनकी टीम की दिन रात की मेहनत है, जो उन्होंने एक प्लान दिया। और ये एक दिन का काम नहीं है, देखें, या एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर वो नहीं है। जब फसल में कोई आप देखें ना, कोई जानवर आ जाता है, वो पूरी फसल तबाह कर देता है, उसको फिर दोबारा से डेवलप करने में, उसको दोबारा सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। आज मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है। बिल्कुल। आपके पास बैरूनी सरमायादार आ रहे हैं, सरमायाकारी भी आ रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दिसंबर के बाद से बहुत सारी चीजें चेंज आपको मिलेंगी। तो हुकूमत जो है ना, वो अपनी रेट यहाँ कायम करेगी। जैसे आपने कहा कि जो गैस और बिजली के, इस चीज का अदराक है हुकूमत को, वज़ीर आज़म हर मीटिंग के अंदर इस चीज को इसको नोटिस लेते हैं, बट हम अभी तक हैं आईएमएफ के प्रोग्राम में। जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। जैसे मियां नवाज शरीफ ने 2015 में ऐलान किया था कि हमने आईएमएफ को गुड बाय कर दिया है, इसी तरह ये मियां नवाज शरीफ का छोटा भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इंशाल्लाह ये उन्होंने ये अहद की है और ये कौम से उन्होंने वादा भी किया है कि ये इंशाल्लाह आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम आवाम को रिलीफ देंगे। अगर यही कंटिन्यूसली सिस्टम चला, कोई नई तब्दीली या कोई नई हवा ना आई, तो इंशाल्लाह ये मुल्क स्टेबल भी होगा। नई हवा आने की इत्तला है आपके पास कोई? नहीं, देखें कुछ भी हो सकता है। मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। मेरा ख्याल है कि जूम पे मौजूद है फजल मैं उनसे भी बात करूँ, फिर आपकी तरफ भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल साहब। ज़ियाउल साहब कैसे भाई? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ज्वाइन किया। केपी से जनाब पिशावर से जो है ज़ियाउल सरदी साहब, जो है सीनियर नायब सदर पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेरे साथ हैं। ज़ियाउल साहब, मेरे जनाब आसिफ सैफी साहब को भी मेरा सलाम दीजिएगा, सरदार साहब को भी सलाम दे दें। वालेकुम। जनाब क्या सूरत हाल है मईशत की सूरत पे और केपी की में अमन अमान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वालों का और आप सारों का दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे भी यहाँ से मौका फराहम किया। सर, जैसे कि आपको पता है कि आज 50-55 दिन तकरीबन होने लगे हैं। हमारी मईशत तो जो है, खासकर सुबह खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो 70% हमारा जो हमारी मईशत का दारोमदार है। जैसे कि सदियों से आपको पता ही है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो हमारी एक तजारत हो रही थी, तो हमारा तो तमाम 70-80% जो सारा हमारा जो फोकस है अफगानिस्तान के ऊपर ही होता था। तो जिसकी वजह से जो हमारी मईशत है वो तो इस वक्त बिल्कुल ज़बूहाली की तरफ रवां है। दूसरा, आपने ये पूछा मुझसे कि क्या हालात हैं यहाँ के। हालात आपको पता ही हैं कि जैसे कि आपने अभी इब्तिदाई कलमात में भी ये बात की है कि यहाँ पे अमन और अमान की जो सूरत हाल है, आए दिन जो यहाँ पे धमाके हो रहे हैं जी, पेशावर में भी हुआ, एफसी में भी हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, बन्नू में हुआ, बाकी जगहों पे हो रहे हैं। तो यहाँ इस किस्म के हालात हों तो ज़ाहिर कारोबार तो आपको पता है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होता है।
नहीं, मुझे दूसरा मुझे मुझे एक बता दिए, चलिए जी, आपके ट्रांजिट ट्रेड बंद है, ये तो वफाक का सिलसिला है, वफाक की वजह से, चल ठीक है, लेकिन सूबाई सतह पर भी वहां पर अमन अमान की क्या जरूरत है? क्या सियासी इंतशार की वजह से, कि क्या केपी की हुकूमत पॉलिसीज नहीं बना पा रही है, या दहशतगर्दी उसमें जो है रुकावट आ रही है? देखें, बात यह है कि जाहिर है जहां अमन और अमान होगा तो वहां पे भी जो मईशत होगी वो बेहतरी की तरफ जाएगी। बिल्कुल। दूसरा, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि हम जो कारोबारी लोग हैं, जो आपने ट्रांजिट की बात की है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ये वफाक का मामला है। लेकिन चूंकि मेरा शोबा जो है, या मैं जो नुमाइंदगी कर रहा हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मैं जी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो जाहिर हूँ मैं यहाँ हमारे जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं, मैं उसका भी सदर हूँ यहाँ का। तो जाहिर है हम तो अपने कारोबार के मुतालिक ही आपसे बात कर सकेंगे ना। जहाँ तक सियासत की बात है, मेरे दो जो भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको वहाँ उसके मुतालिक बात बता दी है। मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो इस वक्त जो हालात हैं हमारे पाकिस्तान और इससे आगे जो हमारी वस्ती जो 6 रियासतें, सेंट्रल जो रियासतें हमारी हैं, वहाँ पे जो हमारा जो कारोबार है, बल्कि हम तो बड़े दावे कर रहे थे कि हम आगे यूरोप तक हमारी रसाई हो जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं पड़ती कि बजाय इसकी कि हम आगे जाएं, हम तो दिन ब दिन जुबूहाली की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो सूबा है बिल्कुल ये दीवार के साथ लग गया है। जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ की सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, चूंकि वजीर आजम साहब भी हमारे वजीर आला साहब भी हमारे जब से आए हुए हैं, तो वो भी एक दिन सुख के साथ नहीं बैठे, आए दिन उनका भी रोजाना कोई ना कोई यहाँ पे रफड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा जो बाकी जो सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी हैं वो भी मुअत्तल का शिकार है। जी जी, तो मतलब ये कि आप ये मुझे बताएं ना कि ठीक है जी, आपकी बात दुरुस्त है, सब कुछ है, तो अब ये जो ट्रांजिट ट्रेड बंद हुआ वफाक की जानिब से, तो वफाक का इसमें कोई कसूर नहीं है ना। जब अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होगी और वो आके हमें हमारे यहाँ धमाके करेंगे, खुद के हमले करेंगे और बमबारी करेंगे, तो फिर उसके बाद तो ये मजबूरी हो जाती है ना कि आप दुश्मन के साथ तिजारत कैसे करेंगे? देखिए जी, बात यह है बिलाल साहब, हम हमेशा कहते हैं, सदियों से यही बात कर रहे हैं कि कारोबार में जो सियासत जो होती है वो तबाह और बर्बाद कर देती है। मुझे ये बताएं कि हमारा ये सदियों से जो कारोबार चल रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन, जो हमारी तिजारत थी, ये तो आजकल की तो नहीं है, ये तो सदियों से चल रही थी। अब इसमें जो रुकावटें हैं, यकीनन हाँ, सबसे पहले पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान की शामिलियत तो सबसे पहले है ना, वो तो मुकदम है। मैं ये तो कभी भी नहीं कहूंगा कि जी जो भी करेंगे ये तो हम इनके साथ कारोबार करेंगे, ऐसे हालातों में कारोबार कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक आपने अब ट्रांजिट की बात की है, अब देखें, ट्रांजिट एक मुआहदा हुआ था 1965 का मुआहदा, 45 साल तक वो मुआहदा बड़ी खुश हसूबी से चलता था। क्यों चलता रहा, उसके पीछे भी बड़े अवामिल थे कि वो चूंकि इतना मुख्तसर, देखें माल वो कराची पोर्ट पे माल आते थे, वहीं पे डिस्टर्ब हो जाते थे, कंटेनर वहीं पे खाली हो जाते थे। पाकिस्तान रेलवे और एनएलसी बाद में जो आया, समझिए ये हमारे दोनों कौमी इदारे थे। इतना काम था कि 70 का 3 दफा हफ्ते में 3 दफा 70 का ये एक लंबी गुफ्तगू है, ये ज़ियाउल साहब ये लंबी गुफ्तगू है, अभी यहाँ पर तारीख सुनने का वहां पर इतना टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस ट्रांजिट ट्रेड के बंद होने से अब तक कितना नुकसान पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का हो चुका है? देखें जी, बात यह है कि ट्रांजिट की, देखें यहाँ तीन तरीकों से हमारी तजारत होती थी। एक तो है बायलैटरल ट्रेड, जैसे कि आपको पता है, वो भी सदियों से हो रही है। दूसरा हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है, अब जैसे कि मैं आपको यही बताता चलूं कि जो ये मुआहदा 45 साल तक जो चलता रहा, ये तो बड़ा अच्छा तरीके से चलता रहा। फिर 2010 में जो एक नया मुआहदा हुआ, अब पॉलिसियों की बात कर रही है, तो ज़ाहिर वफाक ने पॉलिसी बनाई है ना। अब उसमें सबसे बड़ा ये अलमिया ये हुआ कि स्टेक होल्डरों को, जो 2010 में मुआहदा हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जो का मुआहदा बना था, उसमें इन्होंने स्टेक होल्डरों को इत्मीनान में नहीं लिया, जिसकी वजह से बजाय इसके कि वो तजारत हमारी आगे बढ़ती, 70% हमारी तजारत चाबहार और बंदराबाद के रास्ते मुंतकिल हुई, गलत पॉलिसियों की वजह से। फिर आया दिन नए SRO नोटिफिकेशन। अब पिछले दिनों में हालांकि हमारी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि इनके ये हमारे विजिट, मैं आपको माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, हुकूमत SROs या पॉलिसी से तब्दील करती रही कि अफगान ट्रांजिट के नाम पर स्मगलिंग हो रही थी,
अफगान ताजिरों के देखिए, नाम पे बात- स्मगलिंग हो रही थी। मेरी जो बात- माल नहीं, देखिए- अफगानिस्तान जाना चाहिए था वो आके पाकिस्तान में बिक रहा था, इसलिए हुकूमत बिलाल ने साहब, इंटरवेन देखिए, किया। ये बात सुने, मेरी बात सुने, देखिए ये आखिर इतने अरसे से जो ये ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार हो रहा था, तो अब ये हम तो कभी बैसियत पाकिस्तानी, हमने तो ये कभी नहीं कहा कि ये माल जाए यू टर्न करके वापस आए। जब अफगानिस्तान, जब वहां बॉर्डर के तो ऊपर कौन कर रहा सख्ती था होगी, देखिए ये ताजिरी कर रहे थे ना, ये चाहे अफगानिस्तान के ताजिर हो या पाकिस्तान के ताजिर हो, ये दोनों मिलकर ही कर रहे थे ना। क्या चीज कर रहे थे, स्मगलिंग की बात कर रहे हैं? स्मगलिंग की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, स्मगलिंग, देखिए जहां तक बैसीत पाकिस्तानी, हमने कभी भी ये स्मगलिंग की तरफ किसी को नहीं माइल किया कि भाई स्मगलिंग होनी चाहिए। ये माल जो जाते हैं ये बिल्कुल जाने चाहिए वहां पे। ये तो देखिए जेनेवा कन्वेंशन के तहत आपने उनको एक सहूलत दी हुई है। हाँ, उनको वो कोई एहसान दहशतगर्द, नहीं वो किया हुआ। पाकिस्तान में मेरी वो बात पाकिस्तान सुने, में मेरी दहशतगर्द बात भेजते सुने, रहे और बिलाल जेनेवा साहब, मैं कन्वेंशन आपको को हम जो है कहता हूं, फॉलो करते रहे। अब देखिए इंडिया ने सही कह रहे हैं। एक ट्रांजिट की सहूलत नेपाल को दी हुई है। हाँ, वहां तो जाहिर नेपाल है, वहां वहां पे दहशतगर्दी नहीं उनकी- भेजता। उनकी- नेपाल इंडिया में जी? दहशतगर्द नहीं भेजता, वहां जाके खुद के हमले नहीं करता। हमने तो नहीं कहा कि दहशतगर्द वहां से आए, हमने कब कहा है कि दहशतगर्द नहीं, वहां से आए? नेपाल की जो आप मिसाल दे रहे हो, तो नेपाल वहां दहशतगर्द इंडिया से नहीं भेजता। इंडिया नेपाल भी लैंडलॉक मुल्क कंट्री है, इंडिया उसको देता है, मतलब कि फैसिलिटी देता है, चीन देता है उसे फैसिलिटी। नहीं, दूसरी बात देखिए, अब आप जो मुझसे जो सवाल कर रहे हैं, हाँ। मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ ना। जी, हम तो जी। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हिमाल जाएं और ये स्मगलिंग होनी चाहिए। अब बॉर्डर के ऊपर सख्ती करते हैं, देखें पांच इस वक्त तकरीबन 12 एजेंसियां वहां पे काम कर रही हैं बॉर्डर के ऊपर। जी जी, मतलब चेकिंग वगैरह तो वो करते हैं ना। हम तो वैसे कस्टम क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट, हम अपना काम, आप माल भेज रहे हैं वहां पे। अगर माल वापस आता है तो ये तो जो एजेंसियां बैठी हुई हैं वो क्यों उनको छोड़ी सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं। आपकी बात से मैं दूसरी इत्तेफाक बात करता हूं। सुने, देखिए आप स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, मैं अब मिसाल दूं तो बात बड़ी दूर तक निकल जाएगी ना। जी। अब जो ईरान से जो माल खुला माल आ रहा है, बस समझे, मैं 2 दफा गवादर गया हूँ, तो ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, पेट्रोल भी आ रहा है, स्पेयर पार्ट भी आ रहा है, उनको तो रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये हमेशा हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी ये माल जाते हैं ट्रांजिट में, यू टर्न करके वापस आ जाती हैं। तो इससे सही क्या, इससे देखिए ये हमेशा ये बात उठती है ना, चलें, ये एक मखसूस अब आप दावी है। अब मुझे हमेशा सिर्फ ये कड़गोला करती है। मुझे सिर्फ 2 लफ्जों में ये बता दें कि आपका हुकूमत से मुतालबा किया, बस जल्दी से। क्या चीज है? हुकूमत से हम आपका हमारी क्या हुकूमत मुतालबात ये है? मुतालबा है कि ये ये हमारे जो मसाइल बने हुए हैं, मेहरबानी करिए दोनों हुकूमतें इसका कोई रास्ता निकालें और इसके देखें हर चीज देखिए। इस वक्त एक ठीक। तनाव की सूरत हाल है। ठीक। दोनों हुकूमतें जो है एक बिल्कुल। प्रेशर में आई हुई हैं। अब इसके लिए कारोबारी लोगों को ये चाहिए, जो हमारी बिजनेसमैन है, हमारा पाक अमान जॉइंट चैम्बर, ये इंटरनेशनल चैम्बर है, हाँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के कारोबारी लोग और हम वहाँ पे बैठकर इनसे अपनी हुकूमतों को मजबूर करें ठीक। कि भाई आप एक टेबल पे बैठे। देखिए हर मसले का हल तो बातचीत ही हल तो है ना, बातचीत ही है। हाँ, मैं बहुत शुक्रिया, कहूँगा- बहुत शुक्रिया ज़ाउल हक सरदी साहब, इसलिए- सीनियर नायब सदर थे अफगान पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, पिशावर से ये हमसे ज्वाइन थे आपके वीडियो पे। और जो उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुछ भी हुआ लेकिन बातचीत के जरिए सारा हुआ। लेकिन क्या कहिए कि जब एक दूसरा फरीक जो है वो आपकी बात मानने को तैयार भी नहीं है, जब 2 मुआहदे हो चुके आपके दोहा में भी और इस्तांबुल में, फिर भी नहीं हुआ, तो बहरहाल जिसका नुकसान हो रहा है वो यकीनी तौर पर वो जो है वो परेशान भी होता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो हमारी जो मेहमान स्टूडियो में बैठे हैं उनसे हम इस हवाले से कुछ कमेंट्स लेंगे, साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। और आज की बात के प्रोग्राम में अभी कुछ वक्त जाने से कबल हमने ज़ियाउल हक सरदी साहब से, जो कि सीनियर नायब सदर थे पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, तो हम पिशावर से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अब चलता हूँ जनाब आसिफ सखी साहब का। आसिफ सखी, आपने गुफ्तगू सुनी उनकी? जी जी। लेकिन बहरहाल एक दर्द तो है, एक आदमी का 45 साल से 50 साल से एक कारोबार चल रहा है, बिल्कुल, चाहे वो लीगल है इलीगल है जो भी है, छोड़ दें, अचानक आप उसे बंद कर देंगे तो पाकिस्तान की मईशत में भी तो फर्क पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल, ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड तो जैसे जिया सरी साहब ने कहा ना 45 साल से इनका चल जी। रहा है, बिल्कुल चल रहा था। पर अब इस वक्त हुकूमत भी क्या करे जब अफगानिस्तान की हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को। दहशतगर्द कंटिन्यू आ रहे हैं, रोज़ हमले हो रहे हैं, रोज धमाके हो रहे हैं। अच्छा, आप क्लियर फॉरवर्डिंग शोबे से आपका ताल्लुक है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी। तो क्लियर फॉरवर्डिंग शोबे से इस वक्त पोर्ट की क्या सूरत है? जब अफगान माल यहाँ चुना फंसा उसकी हुआ है, वजह से भी पोर्ट पे तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार कंटेनर पड़े हुए हैं जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हैं। अच्छा, वो वैसे ही वैसे ही डंप कर पड़े दिए हुए गए। हैं, पोर्ट चौक हो रही है, पोर्ट पे भी रश लग रहा है। अब उसका कोई और इलाज भी नहीं है कि उनको कहाँ ले जाएं जब तक ये मामला बॉर्डर के सही नहीं तो होते। 5000 कंटेनर का मतलब है कि आपके पास कैपेसिटी खत्म हो गई। कैपेसिटी खत्म हो रही है ना, हमारे दूसरे काम डिले हो रहे हैं, दूसरे जो हमारे टेक्सटाइल के कार्गो आते हैं यहाँ दूसरे
दूसरे कार्गो आते हैं हमारी लोकल इंडस्ट्री के, वो स्टकअप हुए में उसमें डिले हो रहा है क्योंकि ग्राउंडिंग के लिए जगह नहीं है वहाँ, तो टर्मिनल परेशान है। क्योंकि इससे इशू तो सबको हो रहा है, खाली अपना अफगान ट्रेड से शिपिंग लाइन, टर्मिनल और बॉर्डर, इससे जो लोग जुड़े हुए थे जिसमें ट्रांसपोर्टर उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोड गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो ये सारे लोग परेशान है। पर इसका हल एक ही है, वो अफगान हुकूमत के हाथ में है, वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो देखिए पूरी कोशिश की, कतर में आपके मुज़ाकरात हुए, टर्की में मुज़ाकरात हुए, अब वो पाकिस्तान की डिमांड तो 1 पॉइंट है कि दहशतगर्दी रोकें, इसके अलावा तो कोई डिमांड ही नहीं। अच्छा, मजे की बात ये है कि लोग मिसाल देते हैं कि इंडिया नेपाल, लैंडलॉर्ड कंट्री नेपाल भी है, फिर कहते हैं इंडिया और चाइना की तजारत हो रही है सब कुछ, लेकिन बात यह कि ना नेपाल दहशतगर्द भेज रहा है इंडिया, ना चाइना भेज रहा है इंडिया। मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत की इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, उनकी तो एक डिमांड है सिंपल के यार दहशतगर्दी को वहाँ कंट्रोल करें, या दहशतगर्द को हमारे हवाले करें, या हमारे हवाले करें, कुछ तो करें ना। अब वो मुज़ाकरात 2 दफ़ा हुए, कतर में हुए, टर्की में हुए, पर वो एक पेज पे आ ही नहीं रहे। अगर एक ही डिमांड अगर वो हमारी पूरी कर दें तो ये बॉर्डर ट्रेड तो कोई इशू ही नहीं है ना। अच्छा, मजे की बात ये कि उस अफगान ट्रांजिट के जरिए जो अफगानिस्तान से कंटेनर आते उसमें सुना कि कुछ असले भी आते थे, कुछ गैर ममनूअ चीजें भी आती थी, मंशियात है, बिल्कुल मंशियात आती थी, सही है ना। वो होता रहता है बॉर्डर दुनिया में, डॉलर की स्मगलिंग दुनिया में जहाँ भी बॉर्डर ट्रेड होती है वहाँ ये काम होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली पाकिस्तान में, हमारे यहाँ ज्यादा होता है। नहीं, पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका में बॉर्डर है, वहाँ मंशियात भी आती है, तो वो तो आप नहीं रोक सकते। 100% स्मगलिंग कोई मुल्क नहीं रोक सकता। जी सरदार साहब, आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? मैं इन्हीं की बात को सेकंड करूंगा। बेशक हर मुल्क में ट्रेड होती है, तिजारत होती है, लेकिन किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप अपने मुंह का निवाला आधा तोड़ के अपने दूसरे पड़ोसी के मुंह में डालें, वो भी दुश्मन। देखिए, दुश्मन और वो दोस्त वो बात की बात है। आप अपने पड़ोसी के मुंह में डाले बीइंग अ मुस्लिम के यार वो भी हमारा मुसलमान भाई है, और वो क्या करे, वो आपके साथ वो नमक हरामी करे, उसके बदले में वो आपके मुल्क में इंतशार फैलाए, आपके मुल्क में दहशतगर्द भेजे, आपकी मईशत पे अटैक करे। मईशत और दहशतगर्दी का डायरेक्टली लिंक है। जब आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी तो आपकी मईशत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह है। अच्छा देखें, यहाँ पे बताया जाता है कि जी ये जो मुआहदे हुए हैं, अफगानी जो है ना हमारे साथ मुआहदे पे तैयार नहीं है, रिटर्न लिखने को तैयार नहीं है, हमारा तो 1 पॉइंट है कि जी दहशतगर्द ना भेजे। उसके पीछे बहुत सारे हकायक हैं। हकायक ये हैं कि अगर आप देखें इस टाइम अफगानिस्तान को फंडिंग कहां से आ रही है और कौन कौन से मुमालिक कर रहे हैं। सबसे सारे फहरिस्त है अमेरिका। अमेरिका सालाना $2 अरब उनको दे रहा है इमदाद। लेकिन मैं अभी तो रोक दिया था ना ट्रम्प आने के बाद। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, नहीं रोकी। ट्रम्प आने के बाद तो रोक देखें, पाकिस्तान IMF से मिन्नतें कर रहा होता है, इल्तिजाएं कर रहा होता है, लकीरें निकाल रहे होते हैं कि 1 अरब सालाना दे रहे होते हैं। अफगानिस्तान को $2 अरब रुपए डायरेक्टली अमेरिका दे रहा है। उसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन है, जो अमेरिकन ब्लॉक है, वो उनको 4 अरब की अलग से इमदाद देते हैं। टोटल उनको सालाना 6 अरब रुपए की इमदाद मिलती है। लेकिन नकद नहीं है ये एनजीओस के थ्रू है। नहीं, जो एनजीओस वहां काम कर रही है। नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं ये डायरेक्टली वो हैं जो ये रिसीविंग लेते हैं उनसे। इनके नेशनल बैंक के अंदर आती है, अफगानियों के बैंक के अंदर आती है कि जी ये अमेरिका की तरफ से $2 अरब आ गए और बाकी ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ गए। इसके अंदर वो एनजीओ वाली और इंडियंस की अलग है। बेसिकली हो क्या रहा है कि अमेरिका ने इंडिया को आगे किए हुए, इसके पीछे इसराइल भी है। क्योंकि ये डायरेक्टली पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इनको पता चल गया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस टाइम आप ये देखेंगे पूरे अफगानिस्तान को हिंदुस्तान ने कैप्चर किया हुआ है। बिल्कुल। और अफगानी ये समझते हैं कि जो अमेरिका है उसने खित्ते का चौधरी जो है ना इंडिया को बनाया हुआ है, जबकि हमने उनको बता दिया खित्ते के चौधरी हम खुद हैं। और मुस्लिम कंट्रीज अब इनको पाकिस्तान को मानना तस्लीम करना शुरू हो गई है कि भाई वाकई खित्ते का चौधरी पाकिस्तान है, सिवाय अफगानियों के। लेकिन अमेरिका और इंडिया का जो ये झगड़ा, ये मुझे वो लग रहा है, मतलब ये तो बाजार देखें, बाजार दिखावा है। इंडिया जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर वहां पे एनजीओ के थ्रू अरबों डॉलर उनके पास आ रहे हैं। उन अफगानियों के पास, वो उन अफगानियों को जिनको हमने निवाला दिया, जिनको हमने ट्रेड दी, तिजारत दी, जब उनको डायरेक्टली घर बैठे बैठाए उनके पास डॉलर्स आएंगे तो वो क्यों हमारे साथ वो मुआहिदा करेंगे, वो क्यों अमन चाहेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, मैं आसिफ सफी साहब पूछा यार, इतने शेर कैसे हो गए ये? 2021 में तो पाकिस्तान ने उनको इख्तियार दिलाया ना, ठीक है जी, 2021 में। उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ इतने इस नहज पे जो पहुंचे कि वो आपकी बात नहीं मान रहे,
ये जो अभी सरदार साहब बात कर रहे हैं इसमें बहुत सदाकत नजर आती है, कोई ना कोई तो है 2021 पीछे। नहीं, सिर्फ 2021 नहीं, इससे पहले भी हिस्ट्री देखें तो हमने ही उनको बचाया है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आज वो चौड़े में कहते हैं जी हमें वो तो कोई ना कोई सोवियत कुव्वत तो यूनियन को पीछे किया। है ना। नहीं कुव्वत तो है ना, दुनिया में प्रॉक्सी वॉर तो हो रही है। अब हर मुल्क अपने साथ खुद डायरेक्ट नहीं अटैक कर रहा होता किसी पे, वो प्रॉक्सी अपनी खड़ी करता है और उनके थ्रू दूसरे मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन करते हैं ताकि उस मुल्क को हम तरक्की रोकें, उसकी आवाम परेशान हो, वहाँ बिजनेस ना हो, वहाँ कारोबार ना हो, तो उसके लिए प्रॉक्सीज को यूज़ किया जाता है। बेसिकली अफगानिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वॉर में घुस गया है। वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की प्रॉक्सी बने हुए हैं, उनको वहाँ से फंडिंग मिलती है। और हमारे जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसमें जब इनको यहाँ लाके बसाया गया, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि उस वक्त अगर हम इनको यहाँ इस मुल्क में ना जाने देते तो ये मसला ना होता। जैसे अभी अमेरिका में हुआ 2 दिन पहले जी, उन्होंने अफगानी वहाँ ले गए थे जो इनके सपोर्टर थे अफगान जिहाद में, तो उनको अब उन्होंने क्या किया उनके साथ, वो CIA का ही वो था ना, हाँ एजेंट था, उसने उन्हीं पे फायर किया ना। अब उसी वजह से अमेरिका भी अब परेशान है कि हमने इनको यहाँ लाए, इनको इज्जत दी, इनको रोजगार दिया, इनकी सपोर्ट की, अब वही उनको मार रहे हैं। तो अब अमेरिका की भी पॉलिसी चेंज होगी, मुझे तो लग रहा है कि वो भी उनको वीजे रोकेगा या उनको डिपोर्ट करेगा अफगानियों को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो गई है। लेकिन बात ये है ना कि देखिए अमेरिका की अपनी जो पॉलिसी है वो इमिग्रेशन के लिए उन्होंने पाबंदी तो लगा दी ना। लेकिन आपके पास तो 50,000 वो अफगानी बैठे हुए हैं जो कि अमेरिका और यूरोप में जो है माइग्रेशन के लिए, अभी तो आपको उनका क्या होगा? प्रॉब्लम क्या आ रही कितने तो है जासूस अभी हैं। आपको ये UAE क्यों वीजे नहीं दे रहा आपको? अच्छा। दुबई के वीजे नहीं मिल रहे ना इस वक्त, उसकी वजह ये है कि अफगानियों ने हमारे शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बना लिए थे। इसमें कसूर जो है बहरहाल वो सबका है, मैं किसी सबका होता है। बहरहाल बात यह है कि मैं इसमें सलाम करूंगा चौधरी निसार को। हाँ बिल्कुल, उन्होंने शनाख्ती चौधरी कार्ड निसार साहब ने इनिशिएटिव लिया और चौधरी निसार साहब ने बाकायदा सबकी फैमिली ट्रेल निकलवाई और कितने लोगों को ना पकड़ा। अब यही सर वो दोबारा होना पॉलिसी चाहिए। डिसकंटिन्यू किसने की? इमरान खान की हुकूमत में। हाँ खैर बहरहाल बात मकसद वही है कि हमारे सियासतदान भी नहीं समझते छोटे से फायदे अभी जो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि ये सरदार साहब भी कह रहे हैं कि शहबाज साहब ने कहा कि आइंदा हम IMF में नहीं जाएंगे, IMF गुड बाय। तो मतलब ये कि गुड बाय। लेकिन बात ये होती है 5 साल के बाद इनकी हुकूमत चली गई, दूसरों की हुकूमत आ गई, तो आप क्या गारंटी है कि IMF के पास नहीं जाएंगे? नहीं वो तो गारंटी कोई, हम तो जाहिर बात है नून लीग अपनी गारंटी देगी, दूसरों की तो नहीं देगी। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं वीडियो पे लाहौर से जनाब चेयरमैन एप्टेमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के कामरान गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। जनाब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ सखी। आसिफ सखी साहब FPCCI के नायब सदर हैं और सरदार सोहेल है, ये रहनुमा मुस्लिम न्यून है, ये दोनों यहाँ मौजूद हैं। और आपसे कबल हमने पेशावर में ज़ियाउल हक सरदी साहब से बात की थी जो पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हैं। अब आपसे हम ये गुफ्तगू करना चाह रहे थे सर जी कि पाकिस्तान की मईशत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रह गई है या कोई भी और इंडस्ट्री भी बरामदात के शोबे में आगे आएगी? देखिए सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि रवायती तौर पे हमेशा 55 से 60% का शेयर पाकिस्तान की इज्तिमाई एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल की सनत का रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये जो पिछले साल, ये जो अभी आउटगोइंग बजट था उसमें जो डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट थी वो 30 बिलियन से 32 बिलियन डॉलर पे गई एंड उसमें सबसे बड़ा लायन शेयर टेक्सटाइल सेक्टर का था जो पिछले 2 सालों से 3 साल पहले 19.5 बिलियन डॉलर को टच करके फिर 16.5 और 16.7 पे गया। इस साल उसने रिबाउंड किया, वो 16.7 से 17.8 से 18 बिलियन डॉलर पे गया। तो जो इज्तिमाई एक्सपोर्ट 30 से 32 बिलियन डॉलर बढ़ी, उसमें 1.2 से 1.3 बिलियन डॉलर का इजाफी गेन आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने दिया। बाकी 700-800 मिलियन डॉलर को IT, कोई और डिफरेंट सेगमेंट्स को, मे बी राइस। अब इशू यह है सर कि बाकी तो सारी सनतें पाकिस्तान से मल्टीनेशनल्स एंड कंपनियां जा रही हैं, एक टेक्सटाइल की सनत है जिसके अगेंस्ट हुकूमत वक्त पॉलिसीज ऐसी फ्रेम कर रही है कि जो रह गई है वो भी ना रहे। मसलन महंगी बिजली, महंगी गैस, एंड गैस आपने सनत से ले ली या इतनी महंगी कर दी कि सनतें मजबूरन उस ग्रिड पे शिफ्ट हो 43,000 मेगावाट के, जिसपे अभी कंजम्पशन और महीने 1.5 में गिर के 20,000 से नीचे चली जाएगी क्योंकि AC और पंखे बंद हो जाएंगे।
पूरे खित्ते का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वो भी पाकिस्तान का है। हम दुनिया की बात नहीं करते, हम सिर्फ खित्ते की बात करते हैं। और खित्ते में जिनसे पाकिस्तान का मुकाबला है, मुआजना है, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका, हमारी बिजली इनसे महंगी, हमारी गैस इनसे महंगी। नहीं चले, वो तो सही है। SIFC बनी, SIFC ने बहुत सारी चीजों का वादे किए, बहुत सारी किए, तो SIFC पे भी IMF ने जो है उंगली उठा दी है, उस पर भी उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? सर देखें, ये हमें ना, ये जो इधर पाकिस्तान में फोरकास्टिंग और प्लानिंग होती रही है वो या तो गलत होती रही है या फिर उसका फुकतान रहा है। पहले आप कतरियों के पास जाके उनसे आपने गैस खरीदी, वो आपने क्या फोरकास्टिंग की 2016-17 में, आपने उनसे एक्स नंबर ऑफ कार्गोस खरीद लिया ENI से। अब आप 8 साल 9 साल फास्ट फॉरवर्ड करें, अब आप कह रहे हैं कि भाई हम 2026 में एक भी आपसे कार्गो नहीं उठाना। नहीं, कामना साहब मुझे एक बात बताइए कि ये जो गैस कतर से हमने खरीदी, ये खाकान अब्बासी साहब का कारनामा था, उन्होंने अपने वजारत उज़्मा के दौर में खरीदी, मुस्लिम लीग के दौर में। वो कतर से जो उन्होंने खरीदी गैस, वो महंगी थी या अब वो हमारी दर्दसर बन रही है? सर वो महंगी भी थी एंड दूसरा फोरकास्टिंग भी गलत थी। हमें अपनी वेल्स ड्रिल करनी चाहिए थी, इतनी हमें गैस लेनी नहीं चाहिए थी। अब हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जाहिर है अगर आप उनसे बात करेंगे उनका अपना एक व्यू पॉइंट होगा, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल तो हमने उनको भी कह दिया, ENI को भी कह दिया कि ये जो 24 से 26 कार्गोस डिलीवर होने थे भाई, ये हमें चाहिए। इसका जो नेट प्रोसीड डिफरेंशियल होगा वो आप हमें डेबिट कर दें। सो कहने का पर्पस ये है सर कि हमने ना बिजली के शोबे में उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि जो सौदे हो गए अब आपको लेना जरूरी। बस फिर देखते हैं सर, अल्लाह मालिक तो भाई आपकी गैस जो है RLNG जो है आप घरों में सप्लाई कर रहे हैं, अब उसकी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाएगी एक आम सारिफ के लिए। देखे ना सर, ये तो फिर मैं वही बात है ना कि फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। आपने 43,000 मेगावाट का ग्रिड खड़ा कर लिया, फिर उसके साथ साथ 17,000 मेगावाट 5 सालों में और आ रहा है। मोमन डैम, दामीर भाषा डैम, दासू डैम 1000 मेगावाट, वो कासा 1000 का आना है। तो ये सारी फोरकास्टिंग जिसने की, समवन मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। IPPs के मुआहदे जो हुए माजी में वो मुझे ये बताइए कामरान साहब, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस वक्त पॉलिसी सही जा रही है हुकूमत की, इकोनॉमिक पॉलिसी, या जो टेररिज्म के खिलाफ जो भी पॉलिसी चल रहे हैं, अफगान ट्रांजिटर्स बंद हो गया, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा, तो मतलब जल्दी से बता दीजिए कि अभी पॉलिसी सही चल रही है? मैं जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बुनियादी फ्लॉ है कि हम $32 बिलियन की एक्सपोर्ट पे पहुंचे और हम $59 बिलियन की इंपोर्ट पे चले गए, जबकि तेल अपने 5 साल की लोएस्ट पॉसिबल सतह पे है। एंड अनऑफिशियली आपकी इंपोर्ट 59 नहीं, इससे ज्यादा है। इस चीज का एतराफ कई टॉप के एंकर्स एंड फिर IMF ने खुद भी कर दिया है एंड गवर्नमेंट ने फिर उस चीज को माना है। एंड आप सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि आप 8 खरब से 12.3 खरब की टैक्सेशन पे चले गए एंड $30 बिलियन की रेमिटेंस से $38 बिलियन की रेमिटेंस पे चले गए। ये एक वन टाइम गेन है, ये आपको हर साल बार बार नहीं मिलने। एंड रेमिटेंस कैश फ्लो का आइटम नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क को इकोनॉमिक तौर पे आपका फॉरेन एक्सचेंज नहीं, रेमिटेंस चला रहा है। रेमिटेंस में अगर इजाफा ना हो तो आपके लिए, हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए कि इनके फॉरेन एक्सचेंज $20 अरब से बढ़ ही नहीं रहे। सर वही बात है ना कि देखे ना, $20 अरब भी आप गिन रहे हैं प्राइवेट रिजर्व प्लस स्टेट बैंक हेल्ड रिजर्व, और जो स्टेट बैंक हेल्ड रिजर्व्स हैं 14.5 के जितने के, उसमें से 7.3 to 9 बिलियन डॉलर्स तो 3 मुल्कों की अमानत है, बाकी IMF कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो IMF ने आपके साथ करना है, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। ये जो मौजूदा 37 महीने का IMF प्रोग्राम है, ये ठीक 2 साल बाद लैप्स कर जाएगा एंड आप फिर एक और IMF प्रोग्राम में जा रहे होंगे जो इससे भी ज्यादा कड़ा होगा। हाँ। मेरी नजरों में 2 साल रह गए हैं पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए एंड इकोनॉमिकली खुद कफील होने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कामरान गाजी साहब, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। चेयरमैन एप्टेमा थे, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में मैं तो सिर्फ इतना पूछूंगा, ये जो उन्होंने कही कि सिर्फ 2 साल लगे हैं, 2 साल के बाद जो है वो दोबारा आपको IMF के पास जाना पड़ेगा और ये प्रोग्राम मौजूदा ये क्लैप्स हो जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान अदायगी की काबिल ही नहीं रहेगा। ये वो है, प्रोजेक्शन है बेसिकली। अगर जिस तरह हुकूमत इस वक्त काम कर रही है और अगर इसी तरह चलते रहे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मसले ना हुए, पॉलिटिकल इशू ना बने मुल्क में,
तो इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद यही है कि 2 साल बाद अगर ये इसी तरह ग्रोथ। आप फेडरेशन के नायब सदर हैं। जी हाँ, जी हाँ। और फेडरेशन वो चीज है जो पूरे पाकिस्तान की देखिए, तिजारत हमारा को देख रही है। तो फर्ज इसलिए ये- आपके जो बात अल्फाज होंगे ना, वो हुकूमत भी पकड़ेगी और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। पकड़ेंगे। देखिए, हमारा तो काम ही यही है कि इकोनॉमी के लिए अच्छे हालात। आप होपफुल हैं? हम होपफुल है, फेडरेशन होपफुल है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब का कॉम्बिनेशन इसी तरह चलता रहा तो मुल्क हल्के हल्के अपनी रिकवरी कर रहे जी हैं। सदर साहब, देखिए, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। यही जो जोड़ी इस टाइम चल रही है, अगर यही चलता रहा तो इंशाल्लाह कुछ भी कोलैप्स नहीं करेगा। हमारी एक्सपोर्ट्स, पीएम का सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्टली उनका जो एक मोटिव है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है अपनी। कैसे बढ़ाएंगे? वो बढ़ा रहे हैं। आप कैसे? देखें कि पानी IT जैसे आपने जमीनें महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी, अमन अमान का मसला नहीं है, दहशतगर्दी अलग है। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद हम अपनी एक्सपोर्ट्स, आप देखें कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा क्या हुआ है? 32 अरब डॉलर हुआ टोटल। तो पिछले साल कितना था? 30 था। 2 अरब डॉलर बढ़े, 1 अरब 2 अरब लेकिन डॉलर आप ये बढ़े। देखें कि चैलेंजेस कितने हैं। हाँ? उन चैलेंजेस के आपने शरह बावजूद सूद को 11% पे फिक्स कर दिया। नहीं, ताजिर चीख टारगेट रहा है, हमारा ताजिर है, चीख रहा है कि हमारा इसको आप टारगेट है single 7 digit से में लेकर 8%। हाँ। हुकूमत का जो टारगेट है वो 7 से 8% पे लाना है इस शरह सूद को। हाँ। इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में, जैसे आपको मैंने बताया इलेक्शन कि से दिसंबर पहले के बाद, ताकि फिर वोट मिले इस लोगों को। दिसंबर के बाद बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। मईशत भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी और बहुत सारी चीजें आपको बेहतरी की तरफ आती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। हुकूमत जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो भी कार्रवाई कर रही जी, है, इक़दामात कर इस रही पे है। आप ये इक़दामात करिए। इसमें मेरा अपना जाती राय है कि फील्ड मार्शल जी। की जो बयान महसूस था, अगर वो कामयाबी की वजह से दुनिया आज आपके साथ है, ऐसा ही है, ठीक है ना, दुनिया बिल्कुल के ऐसा साथ ही है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की अपनी कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से इख्तलाफ ओके, करूंगा। देखें, ओके। जहां पे हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, बुनियाद महसूस हमने विन किया, हम जी। जीते, और हम इसी जंग खुशी का हमारी जीते। मिन्नत है। जी जी, लेकिन उसके पीछे हुकूमत की खारजा पॉलिसी भी है। क्या देखें, पॉलिसी? जब तक डिप्लोमेसी बयान हमारी, आप महसूस की देखें, वजह से नहीं, नहीं, आपको नहीं, सब बुला रहे हैं। इससे बेशक पहले बुला आपको रहे कौन हैं। पूछ रहा नहीं था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। देखें, हमारी सऊदी अरब आप हुकूमत जाते थे, वो कहते थे जनाब 1 अरब डॉलर के लिए यूं ही जाते थे, वो साहब, आपको नहीं, मना ये करते जो थे। सऊदिया के साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, ये कोई एक दिन का, ये एक हफ्ते का ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बयान महसूस की कामयाबी की वजह से हुआ है। इसमें कोई शक ओके नहीं जी। है, लेकिन हमारी सफारती मार्च पे इस हुकूमत की ठीक है, बेहतरीन बहुत पॉलिसी की वजह से जो है ना, ये बहुत शुक्रिया, कामयाबी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजार का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि यहाँ आए कि गुफ्तगू तो बहुत औसत होती थी, लेकिन बहरहाल जो भी गुफ्तगू आपके सामने है, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त हाफिज़।